हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम एफएम के अंदर एक न्यू टॉपिक की तरफ एंटर कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कैपिटल बजटिंग। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये चैप्टर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर कवर अप होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। अच्छा, मैंने आपको एफएम में जो लास्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है लीवरेज, अभी उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन सेंड कर दिए, ठीक है। तो आज मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ये वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे और इसी वीक में आपका उसका टेस्ट भी है। हाँ, उसकी डेट मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, बट उसी का जो टेस्ट है वो इसी वीक में होगा, ठीक है। चलो, कैपिटल बजटिंग आप हेडिंग डालेंगे। अब मैं अगर बात करना शुरू करूं कैपिटल बजटिंग की, तो मेरे मन में क्वेरी आएगी, सबसे पहले कैपिटल बजटिंग क्या होता है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि कैपिटल बजटिंग क्या है? जस्ट एक नॉर्मल, अगर मैं लेआउट बोलूं कि कैपिटल बजटिंग क्या है, तो आप मुझे क्या बताएंगे सिंपल कि कैपिटल बजटिंग आपके हिसाब से क्या होता है? कैपिटल बजट, ओके। देखो, कैपिटल बजटिंग एक लॉन्ग टर्म, कुछ भी मत नोट करना, मैं सब लिखवाऊंगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। सर हमें क्लियर नहीं हुआ, मतलब अगर सपोज करो मेरे पास 50 लाख रुपीस पड़े हैं, मैं 50 लाख रुपीस को कहां इन्वेस्ट करूं? जब तुम मार्केट में आते हो तो मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी, सब 50 लाख रुपीस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि ये 50 लाख रुपीस को मैं कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके आऊं? आपकी जो टारगेट है वो क्या है? हमारी जो रिटर्न है वो मैक्सिमम हो। तो अब मुझे वो चेक करना पड़ेगा कि मेरी मैक्सिमम रिटर्न कहां आ रही है। उसके लिए हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए कैपिटल बजटिंग चैप्टर का बेस लेते हैं। सर एक बात और बोलो, जरा ध्यान देना प्लीज। देखो, जो हम पैसा आज इन्वेस्ट करेंगे, जो भी मैं पैसा आज इन्वेस्ट करूंगा, उसको हम बोलते हैं ईयर जीरो। आज मैंने फंड इन्वेस्ट किया किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो मेरे एग्जांपल में कितना बोल रहा था, बोलो 50 लाख रुपीस, क्योंकि ये आउटफ्लो है इसलिए इसको दिखाया ब्रैकेट में। मतलब ये मैंने आज पैसा लगाया बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दैट इज ईयर जीरो, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो बेस ईयर। तो आज मैंने बेस ईयर में 50 लाख रुपीस लगाया। जो ये मैंने आज इन्वेस्ट किया, सपोज करो इसकी जो लाइफ थी वो 5 ईयर्स है, तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5, ये मेरी ईयर 5 तक लाइफ है। अब आपको इसमें क्या होगा बोलो? इनफ्लोज आएंगी। मतलब आप जो ये 50 लाख रुपीस किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपको क्या देगा? रिटर्न देगा। सपोज करो इसने आपको रिटर्न दी कितनी, बोलो 20 लाख। फिर आपको अगले साल रिटर्न आएगी 10 लाख, इसमें आपको रिटर्न आ रही है 7 लाख, इसमें आ रही है 12 लाख, इसमें आ रही है 13 लाख। अब मैं आपसे पूछूं 50 लाख रुपीस लगा करके आपको इतनी इतनी रिटर्न मिल रही है ईच ईयर में, आपको प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? तो आप मुझे क्या कहोगे? सर सॉरी, हम डिसीजन नहीं ले सकते अभी। क्यों नहीं डिसीजन ले सकते सर? क्योंकि देखो सर, ये ईयर जीरो है और ये ईयर 1 में है, ये ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5 डिफरेंट डिफरेंट ईयर में है। तो आप कंपेयर कैसे करोगे सर? मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा आप बोलना क्या चाहते हो। तो आपने मुझे बोला सर किसी भी चीज के डिसीजन के लिए, किसी भी चीज के कंपैरिजन के लिए आपका बेस सेम होना जरूरी है। अगर मैं बोलूं कि आपके मार्क्स अच्छे हैं या मेरे मार्क्स अच्छे हैं, तो आप मुझे क्या बोलोगे? सर सॉरी, कंपैरिजन गलत है, आपका और हमारा लेवल सेम नहीं है। आप मुझे यही बोलोगे। कंपैरिजन किसका होगा? मिस्टर ए और मिस्टर बी, जो सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स हैं, उनको कंपैरिजन करो ना सर, बेस तो सेम रखो। तो आप और मुझे क्लैरिफिकेशन क्या देंगे? क्लैरिफिकेशन देंगे कि सर आप एक काम करो, इस वैल्यू को आज की वैल्यू में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं उसकी बात नहीं कर रहा। सर इस वैल्यू को भी आज की वैल्यू में कन्वर्ट कर लो, ये सारी वैल्यू को आज की वैल्यू में कन्वर्ट कर लो, जितने भी इनफ्लोज हैं। तो मैं इसको नाम दूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। जो हमारी इनफ्लोज आई है उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अब सपोज करो इन सारी प्रेजेंट वैल्यू कैसे करते हैं उसको छोड़ो, इन सबका टोटल जो आ गया वो आ गया 70 लाख।
मतलब जो ये 20 लाख, 10 लाख, 7 लाख, 12 लाख, 13 लाख है, इन सब की आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज, मैं रिपीट कर रहा हूं, इनको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो अभी मेरे को बताना है आपको। अगर सपोज करो वो आज की जो वैल्यू का टोटल आया वो आया 70 लाख, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना आ रहा है 70 लाख, और आउटफ्लो कितनी है 50 लाख, तो आपको आज सामने सामने दिख रहा है 20 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। आपको कितना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना है 70 लाख, और आउटफ्लो कितना है 50 लाख। तो आपने जो इनको कंपेयर किया तो आपने मुझे क्या बोला सर 20 लाख रुपए पॉजिटिव है, जो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करा है प्रेजेंट वैल्यू का, इसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या नाम दिया है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी जो हमारा कितना आ रहा है 20 लाख, इसका मतलब आपको प्रोजेक्ट में पैसा लगा देना चाहिए। अगर मेरा एनपीवी नेगेटिव आ रहा होता तो आप मुझे मना कर दोगे कि सर प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट मत करो, पॉजिटिव है इसलिए कर लेंगे। अब ये जो क्वेरी क्या रहेगी सर ये इनफ्लो को कैसे कन्वर्ट किया ये बताओ आप। तो देखो कैपिटल वर्किंग कैपिटल के कुछ अजम्पशंस होती हैं। पहली बात जरा देखो क्या अजम्पशन है, जब भी आपको फंड इन्वेस्ट करना है वो हमेशा ईयर 0 में करना है। आप क्या करो, मैंने यही एज्यूम किया। और अगर किसी प्रोजेक्ट में फर्दर इन्वेस्टमेंट चाहिए, थर्ड ईयर में और इन्वेस्टमेंट कर दी 5 लाख, फिफ्थ ईयर में और इन्वेस्टमेंट कर दी 7 लाख, अगर क्वेश्चन आपको बोलेगा तो हमेशा इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड में होगी। मैंने अगर बोला थर्ड ईयर में इन्वेस्टमेंट करी तो आप पूछोगे ना सर थर्ड ईयर में कब करी, तो थर्ड ईयर में क्या एज्यूम करोगे बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। हमेशा जो इन्वेस्टमेंट होगी वो साइलेंट केस में बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर, दैट इज गिवन ईयर में आपका होगा। और जो इनफ्लो होगी वो हमेशा क्या होगी एट द एंड ऑफ गिवन ईयर। ईयर 1 के एंड में इतना मिला, ईयर 2 के एंड में इतना मिला, ईयर 3 के एंड में इतना मिला। तो जो इन्वेस्टमेंट होगी वो कब होगी बोलो बिगिनिंग ऑफ द गिवन ईयर, और जो इनफ्लो होगी वो कब होगी एट द एंड ऑफ गिवन ईयर। ये अजम्पशन है इस चैप्टर में। एक बात और बोलता हूं, जो इनफ्लो होगी लास्ट ईयर जब हमारा प्रोजेक्ट खत्म होगा सारा, 5th ईयर भी हो सकता है, 7th ईयर भी हो सकता है, 10th ईयर भी हो सकता है, वो जो भी ईयर होगा उसमें आपको लास्ट ईयर में स्क्रैप वैल्यू भी मिल जाएगी। आप बताओ अब तो प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है, तो ये जो बची हुई मशीन है ये अब किसी काम की नहीं है, इसको बेच के आओगे तो उस लास्ट ईयर में नॉर्मल इनफ्लो तो आई और साथ में स्क्रैप वैल्यू भी तो मैच्योर हो जाएगी। तो स्क्रैप वैल्यू लास्ट ईयर में एड बैक होती है इनफ्लो में। स्क्रैप वैल्यू को और क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू को रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू को टर्मिनल वैल्यू भी बोलते हैं, टर्मिनेट करना, खत्म करना। तो कोई भी नाम बोलेंगे और वो चीजें हम लिखेंगे पक्का। पहले आप इतनी बातों को नोट करो, एक बार ये इतनी बात को नोट करना शुरू करो, फिर मैं आता हूं लिखेंगे प्लीज। कैपिटल में फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन at the beginning of the project, at the beginning of the project it is a long term investment decision. Full stop. At the beginning of the project a big investment is made, a big investment is made in the form of machinery, equipment and working capital, full stop. It is assumed that these investments are made at the beginning of year 1. These investments are made at the beginning of year 1, that is year 0. That is year 0. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट प्लीज रीड करके देखेंगे। हाँ जी भाई,
दैट इज में आई डॉट ई लिखती हैं, दैट इज ईयर 0। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आपको? मैंने यही बोला कि हम अपने प्रोडक्ट में पैसा लगाएंगे और वो कब लगाएंगे? ईयर 1 के शुरू में, और उसको हम क्या बोलेंगे? ईयर 0। सेकेंड पॉइंट, एनी फर्दर वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, एनी फर्दर वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस ऑफ असेट are assumed at the beginning of given year, at the beginning of given year। मतलब आपको और जो भी पैसा लगाना होगा वो क्या एज्यूम करेंगे? कि जो भी ईयर गिवन है उसके बिगिनिंग में लगाया है। थर्ड पॉइंट, इट इज एज्यूम दैट inflows from operation arises at the end of each year, क्लियर? जो आपको पैसा मिलेगा वो ईच ईयर के एंड में मिलेगा, यही बात मुझे बोलती है। फोर्थ पॉइंट, इफ सेल्वेज वैल्यू लिखो, स्क्रैप वैल्यू लिखो, रेजिडुअल वैल्यू लिखो, टर्मिनल वैल्यू लिखो, सब एक ही बात है, लिख लो ब्रैकेट में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सेल्वेज वैल्यू ब्रैकेट में लिख लो, स्क्रैप ऑब्लिक रेजिडुअल ऑब्लिक टर्मिनल, हाँ जी, ब्रैकेट क्लोज। इफ सेल्वेज वैल्यू ऑफ मशीन इज गिवन at the end of project, comma, it is considered as inflows, उसको हम क्या बोलेंगे? कंसीडर करेंगे, इनफ्लोस कंसीडर करेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू मैंने बोला है लास्ट ईयर के अंदर क्या होगी? एड बैक होगी, क्योंकि वो उस ईयर का क्या होगा? इनफ्लो होगा। ठीक है, हाँ जी। इनसे कंपेयर क्यों नहीं कर सकते? ये आज की वैल्यू है और ये ईयर 1 के वैल्यू है एंड में, ईयर 2 के एंड में इतना आएगा, ईयर 3 के एंड में इतना आएगा, कैसे कंपेयर करोगे? अच्छा चलो, मैं आपको एक चीज और ले रहा हूं। प्लीज, स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है कि सर ये 50 लाख को इन इनफ्लो से कंपेयर क्यों नहीं कर सकते? मैं एक बार इस लाइन को रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान देना। सपोज करो आज आपने 50 लाख रुपीज लगाने हैं, सपोज मार्केट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है एज्यूम 10% चल रहा है, ठीक है, और आपको मैंने बोला आप मैंने 50 लाख रुपीज लगा दो, ठीक है, मैं 1 साल बाद आपको 52 लाख दे दूंगा। सोच के बताना मुझे, ईयर 1 बताओ आज कितना लगाया? 50 लाख, और ये कितना मिल रहा है ईयर 1 के एंड में? 52 लाख। अब देखा जाए अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको तो 2 लाख का बेनिफिट दिख रहा है, आपको तो 2 लाख का बेनिफिट दिख रहा है, बट ये जो मुझे बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर, पता मुझे क्या बोल रहे हैं भाई? ये मुझे कहता है सर नो, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आप मुझे बताओ 10% तो मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब अगर तुम 50 लाख को मार्केट में इन्वेस्ट करके आ गए, बैंक में भी रख के आ गए, डमी डाटा ले लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% नहीं है, तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। तो इसका मतलब बैंक तो आपको 55 लाख दे ही देगा, मतलब 50 लाख रुपए रख के 10% की रिटर्न की तो टेंशन फ्री, वहां तो घर आके सो जाओ तब भी 55 लाख मिल जाएगा। तो हम मार्केट में इन्वेस्ट कब करके आएंगे? जब वो मुझे 55 लाख से ज्यादा बेनिफिट देगा, तभी तो मैं पेन करूंगा। आज मैं यहां आपके यहां लेक्चर्स ले रहा हूं, आज आप फेस टू फेस बैठे हैं, लाइव एट होम बैठे हैं, सब तरीके की क्लासेस चल रही है मेरी, तो आप मुझे बताओ ना, अगर मुझे कहीं और इससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा तो मैं ये लेक्चर को क्या करूंगा? लूज करता। दैट इज कॉल्ड, बोलो कॉस्टिंग हम क्या बोलते हैं इसको? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे हम कॉस्टिंग को इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, तो ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन के लिए भी तो आप मुझे बोलेंगे ना सर सिर्फ इन्वेस्टमेंट इनफ्लो और आउटफ्लो को कंपेयर करके आप डिसीजन मत ले लेना,
आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी कंपेयर करेंगे। अभी बताता हूं इस चीज का और क्या मतलब होता है। तो आप प्लीज लाइन लिख रहे थे इसी में, आपने क्या लिखा था, कंसीडर एज इनफ्लो फुल स्टॉप। इट इज एज्यूम्ड दैट, हाँ जी इसी में इट इज एज्यूम्ड दैट वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड in project working capital introduced in project will release and back at the end of project सर ये लाइन क्या लिखवा दी, सुनो वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो डे टू डे रन करने के लिए एक्सपेंस चाहिए, ठीक है। मतलब अकाउंटिंग में अगर हम बात करें तो उसको पेटी कैश बोलती हैं, बट यहां पर तो हम क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल जो करंट एसेट्स माइनस करंट एबिलिटी, नेट इतनी अपने पास रखनी है। तो मैंने बोला है जो वर्किंग कैपिटल है वो आपकी आउटफ्लो बनेगी एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोजेक्ट में। मतलब तो आउटफ्लो क्या हो गया बोलो, 3 लाख, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, वर्किंग कैपिटल 3 लाख थी तो आपकी आउटफ्लो कितनी हो गई बोलो, 53 लाख। वर्किंग कैपिटल आउटफ्लो होती है एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, क्योंकि शुरू में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और क्योंकि अब ये प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है तो इसमें क्या करेंगे बोलो, आपने मुझे बोला स्क्रैप तो ऐड करेंगे ही करेंगे, ठीक है, जो मशीन का, प्लस जो वर्किंग कैपिटल है वो तो यूज नहीं है, वो भी क्या बन जाएगी, इनफ्लो बन जाएगी एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट में। तो वर्किंग कैपिटल रिलीज होती है, मतलब वापस मिलती है एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट में। तो इसका मतलब आखिरी साल जो भी हमारा प्रोजेक्ट का होगा उसमें मैं 2 चीजें ऐड करनी है, एक जो मशीन बिक गई कबाड़ वो भी ऐड बैक होगा क्योंकि वो उस ईयर का इनफ्लो ऐड कर देगा, इंक्रीज कर देगा, और जो वर्किंग कैपिटल आपने शुरू में इन्वेस्ट करी थी अब उसकी नीड नहीं है और वो भी हमारा क्या होगा, इनफ्लो होगा, दैट इज रिलीज बैक होगा एट द एंड ऑफ गिवन ईयर में। आपने अगर किसी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए स्टार्टिंग में 3 लाख रुपीज लगाए, ठीक है, तो आपकी शुरू की आउटफ्लो बढ़ गई 3 लाख से। मेरे एग्जांपल पे अगर 50 लाख आपको मशीन ली, 3 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो आप तो यही बोलेंगे ना इस प्रोजेक्ट में मुझे 53 लाख रुपए इन्वेस्ट करिए, वो आउटफ्लो हो गई, ठीक हो गया ये पॉइंट। अच्छा, अब जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा 5th ईयर के एंड मेरे एग्जांपल में, तो अब वो वर्किंग कैपिटल की तो नीड नहीं है, तो जो वर्किंग कैपिटल आपका मेंटेन थी वो हमारी इनफ्लो हो जाएगी एट द एंड ऑफ गिवन ईयर। वर्किंग कैपिटल यूज होने के बाद इमीडिएटली उसको उतनी लेवल पे दोबारा मेंटेन करते हैं। वर्किंग कैपिटल तो ऑलवेज इन ईच एंड एवरी टाइम में एवरेज मेंटेन रहती है, ठीक है। तो आप चेक करके देखो, मैंने यही लिखवाया हुआ है, वर्किंग कैपिटल क्या है, एज्यूम करेंगे जो रिलीज होगी एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट में, यही लाइन लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट 5th, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल is considered as discount rate. Cost of capital is considered as discount rate to discount cash inflows, and cash outflows. Cash inflows and cash outflows so that these are converted into present value form, and then these present value of inflows and outflows, are compared to take decision, क्लियर। सर ये वाला पॉइंट हमारे को समझ नहीं आया,
चलो इस पॉइंट को मैं भी आपको समझाऊंगा। एक बारी पहले जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे काम किया है इसको पहले ही नोट करो, फिर मैं आपको इस 5th पॉइंट को नोट करवाऊंगा। इसकी प्लीज नोटिंग कर लो सामने आप। हाँ जी, क्लियर। हाँ जी, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आप कोई पैसा लगाती हो उसको बोलते हैं रिक्वायर्ड रिटर्न। मतलब आप अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट करके आए हो तो आप तो यही बोलते हैं ना, मुझे 10% की रिटर्न चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? रिक्वायर्ड रिटर्न बोल दो, या कभी कभी एग्जामिनर लिख देता है रेट ऑफ रिटर्न लिख दो, सब एक ही बात है। ठीक है। और जो कंपनी है वो कमा के देगी उसके ऊपर, जो कंपनी उसके ऊपर कमा के देगी वो उसके लिए वर्ड यूज करती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो क्या वर्ड यूज करेगी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्यों? अब मेरी बात को ध्यान से देखो, या हम इसको वहां पे नाम यूज करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब जो आप इन्वेस्ट करके आए वो उस कंसर्न के लिए क्या बना? कैपिटल बनी। और वो उस कैपिटल के ऊपर जो आपको कमा के दे रही है वो आपके लिए तो रिटर्न है, बट उस कंसर्न के लिए तो कॉस्ट है ना। आप एक बात हो, आप मुझे बोलते हो सर मुझे डिवेंचर के ऊपर इतना इंटरेस्ट मिला, तो आपके लिए वो रिटर्न है, बट मेरे लिए तो वो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर है ना। आपको प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड देता हूं, ठीक है, तो आपके लिए वो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड रिटर्न है क्योंकि आप इन्वेस्टर हो, बट मैं कौन हूं? कंपनी, तो मेरे लिए वो क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो इसका मतलब कभी कभी एग्जामिनर वर्ड लिखता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, कभी कभी लिखता है रिक्वायर्ड रिटर्न 10%, कभी कभी लिखता है रेट ऑफ रिटर्न 10%, सब एक ही बात है। बस जो आपको देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग होता है। अगर आप रिक्वायर्ड रिटर्न या रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हो तो आप इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो, और जब तुम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के पॉइंट बोलते हो तो तुम किसके? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो, कंसर्न के। ठीक है। अब ये क्या चीज है सर? अब इसको भी तो थोड़ा सा समझा दो। मैंने कहा बिल्कुल बताता हूं। चलो एक बात बताओ मुझे। अच्छा, आपको एक बात मालूम है, हमने छोटी क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल और 1 प्लस आर, पढ़ा हुआ है ना? 1 प्लस आर की पावर एन, पढ़ा है छोटी क्लास में फॉर्मूला? अच्छा, ये फॉर्मूला किसका होता है? मैं भूल गया। सिंपल इंटरेस्ट का या कंपाउंड इंटरेस्ट का? ये फॉर्मूला किसका होता है? सिंपल इंटरेस्ट का या कंपाउंड इंटरेस्ट का? सिंपल इंटरेस्ट का या कंपाउंड इंटरेस्ट का? आधे बच्चे तो सर खुजला रहे हैं, सर समझ नहीं आ रहा।
ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता गया, पहले तो ये नहीं पता हमें। हम कोई विदाउट मैथ्स भी है? नहीं। फाउंडेशन तो सारे क्लियर करके आए होगे, या सीधे कोई डायरेक्ट एडमिशन वाला भी है? हो सकता है डायरेक्ट एडमिशन भी हो। अच्छा, कह रहे हैं एक्सपर्ट ओपिनियन ले लो। हाँ, एक्सपर्ट ओपिनियन, जल्दी बता, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या? मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, कंफ्यूज मत हो। सर ये एफएम के अंदर मैथ्स कहां से आ गई? मुझे तो एक पॉइंट आ गया, उसको देखूं, फिर पी फैक्ट्री की बात करूंगा। कुछ आइडिया? पेपर में क्या जय माता दी करके एमसीक्यू किया था, या ओम साई राम किया था? इधर देखो। हाँ जी, आप बताओगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस, जल्दी बोलो। मैं वो तो ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, आई एग्री। मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? आया कुछ? कह रहे सर भाई ने क्या बोल दिया, मैं समझ ही नहीं आया। ये देख, 100 रुपीज था, 10% का इंटरेस्ट था, कितना मिलेगा? 110। 100 के ऊपर 10 मिले, 110। अगली बार जो 10% मिलेगा ना, ये ओरिजिनल पे ही मिलेगा, 120। फिर कितना आ गया बोल? 10%, 10। ये जो कर रहा हूं ना, ये चीज, ये है सिंपल इंटरेस्ट, ये है सिंपल इंटरेस्ट। तभी तो तूने यहां पर इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बोलता है? PROT, कितना प्रिंसिपल, कितना रेट, कितना टाइम, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तभी तो तुम मुझे इसमें यहां पे बोलते हैं अमाउंट क्या होगा, मतलब प्रिंसिपल तो मिलेगा प्लस PROT, तो P कॉमन ले लिया, 1 प्लस RT, ये हमारा फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। आया कुछ याद? और कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या कहता है? कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है 100 रुपीज इन्वेस्ट करो, 10%, कितना आया? 10, 110, 10, कितना आ गया? 121। ठीक है, ये कितना आ गया? 12.1, 133.1। जो इंटरेस्ट ऐड करने के बाद आता है, ठीक है, जो इंटरेस्ट ऐड करने के बाद आता है उसके ऊपर इंटरेस्ट होता रहता है इंक्रीजिंग में। तो इसीलिए फॉर्मूला क्या होता है? इतना प्रिंसिपल लगाया 1 प्लस आर की पावर n। इस फॉर्मूले की डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, वैसे तो आती है, बट आप लोगों को नहीं पूछेंगे, टेंशन मत लो, वो मैं मान के चलता हूं आपको आती है। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया? P 1 प्लस आर की पावर n। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने आज, तुम मुझे कह रहे हो अगर मैंने 100 रुपए लगाए, 10% की इंटरेस्ट है, एक साल बाद कितना बन जाएगा? 110। यही बोले ना, 100 रुपीज इन्वेस्ट करे, 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो उसका वैल्यू कितनी बन गई? 110। आप चेक करोगे, मैंने वहां पर भी वही लिखा है ये चीज। अच्छा, अब ऐसे बोलो, अगर मैं 1 रुपए इन्वेस्ट करता हूं, ये देखो P में लिख दिया 1 रुपए, 1 प्लस 10%, तो एक साल बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 1.1। कोई गलत तो नहीं बोल रहा किसी को? 1 रुपए की वैल्यू 10% इंटरेस्ट के बाद 1 रुपीज 10 पैसे हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपने मुझे सिंपल सा बोला। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम मुझे बोल रहे हो A इज इक्वल टू P 1 प्लस आर की पावर n, ठीक है, अगर मेरे को ये P निकाल लो, आज की वैल्यू डिवाइड हो जाएगा, बोल A 1 प्लस आर की पावर n इज इक्वल टू P। मुझे आज की वैल्यू निकालनी ना, आप समझ रहे हो ना क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो इनफ्लो मुझे गिवन है वो क्या गिवन है? फ्यूचर वैल्यू गिवन है, दैट इज अमाउंट गिवन है, और मुझे क्या निकालना है आज? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो इसी फॉर्मूले को यूज करूंगा। तो आप बताओ, जो 1 रुपए मुझे मिलेगा, सपोज करो इफ, मैं बात करता हूं इफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल मार्केट में 10% चल रहा है, इफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिक्वायर्ड 10% चल रहा है, ठीक है, तो बताओ 1 रुपए जो मिलना है एक साल बाद, 1 प्लस 0.10 इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे, ये आ रहा है 0.909। एक मिनट को मैं सॉल्व करना सिखा दूंगा। इसके बाद 1 डिवाइड बाय, अगर किसी ने 1 रुपए 2 साल बाद देने हैं, ठीक है, तो आप उसको आएगा 0.826। अगर किसी ने आपको 1 रुपए 3 साल बाद देना है और उसकी वैल्यू आज के निकालेंगे तो आएगा 0.751। अगर किसी ने 1 रुपए देना है 4 साल बाद, उसकी वैल्यू आएगी 0.683। क्लियर? ये जो वैल्यू आप निकाल रहे हो ना, ये जो वैल्यू आपने निकाली है, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर।
अब ये कैसे कैलकुलेट करा, एक मिनट को प्लीज कैलकुलेटर निकालो जल्दी से। इसका क्या मतलब होता है, इधर देखो इसका क्या मतलब हुआ, जरा एक बार प्लीज इसको लास्ट ऑब्जर्व कर लो। देखो अगर किसी ने 1 रुपए 1 साल बाद देना है तो उसकी आज की वैल्यू कितनी है, 0.909। ठीक है, किसी ने 1 रुपए देना है 2 साल बाद तो उसकी आज की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो 0.826। 0.826 0.826। किसी ने 1 रुपए देना है 3 साल बाद तो उसकी वैल्यू आ रही है 0.751। अच्छा एक बात बताऊं, इसका और मीनिंग समझो क्या चीज है ये। देखो अगर किसी ने 1 रुपए देना था 1 साल बाद, अगर वो पर्सन आपको आज 90 पैसे दे रहा हो ना 0.909 तो उससे ले लो। क्यों, क्योंकि 90 पैसे को तो 10% हम मार्केट में इन्वेस्ट करके 1 रुपए तो खुद ही बना लेंगे। क्लियर हुआ। अगर किसी ने 1 रुपए देना 2 साल बाद और वो आज अगर आपको 82 पैसे दे रहा है तो उससे ले लो, क्योंकि 82 पैसे में 10% ऐड करो फिर 10% ऐड करो, वो ऑटोमेटिकली 1 के इक्वल ही होगा। किसी ने 1 रुपए देना 3 साल बाद तो उसको अगर वो आज 75 पैसे दे रहा है तो रिसीव कर लो। इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। क्लियर। तो एक बार दोबारा बोलो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालेंगे। देखो 1 रुपए की वैल्यू का बेस लेते हैं तो आप कैलकुलेटर में डिवाइड करो, 1 डिवाइड बाय, कैलकुलेटर में करो 1 डिवाइडेड बाय 1.1। ठीक है, इक्वल दबाओ, कितना आ गया 0.909 आ गया। फिर दोबारा इक्वल दबाओ 0.826, दोबारा इक्वल दबाओ 0.751, दोबारा इक्वल दबाओ 0.683, दोबारा इक्वल दबाओ 0.621। क्लियर। हाँ 621 क्यों, क्योंकि अगर हमारे को 3 डेसिमल लेने होते हैं तो अगर फोर्थ वैल्यू 5 या 5 से एक्सीड होगी तो वो एक वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए 0.621 बोल रहा हूं मैं। क्लियर। तो ये क्या आ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है ये। क्लियर। एक काम करो, आप पहले इतनी बातों को नोट करो फिर मैं इससे रिलेटेड बातें और कवर करूंगा। हम क्या कर रहे थे यहां तक, हाँ यहां से करना था, जल्दी से नोट करो पहले। मैंने लिखा है रिक्वायर्ड रिटर्न या रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सब एक ही बात होती है।
हाँ जी क्लियर। तो हमने देखा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, वो बात हमने कर ली। अब एक बार बताओ, एक वर्ड आया, बोलो नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एनपीवी। इसका फॉर्मूला क्या हुआ, बोलो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। इनफ्लोज की वैल्यू आउटफ्लो से कितनी ज्यादा है, अब वो तो अभी हम क्वेश्चन से देख भी लेंगे। इनफ्लो को कन्वर्ट करना सिखा दिया, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, उसको हम बोलेंगे एनपीवी। इट शोज, क्या शो करती है, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि इनफ्लो आउटफ्लो से कितनी ज्यादा है, एक्यूरेट वैल्यू 2000, 10,000, 20,000 जो भी होगा हम उसको बोलेंगे एनपीवी, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। अच्छा एक वर्ड और होता है प्लीज, देखो एक वर्ड और होगा जिसको हम बोलेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्या बोला मैंने, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये क्या चीज है, जिसको हम शॉर्ट में पीआई बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। अब बताओ इनफ्लोज आउटफ्लो के जब डिवाइड करेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं इट शोज प्रपोर्शनेट वैल्यू। प्रपोर्शनेट वैल्यू इनफ्लो आउटफ्लो के कितने प्रपोर्शनेट है, उसके लिए हम बोलेंगे पीआई। तो मैंने अभी आपको दो फॉर्मूले बोले हैं। एनपीवी का फॉर्मूला आप नोट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। इनफ्लोज आउटफ्लो से कितना ज्यादा है उसको बोलेंगे एनपीवी। एक्यूरेट वैल्यू, मतलब आपको इस प्रोडक्ट से, मतलब मेरे हिसाब से आज 50,000 का बेनिफिट होने वाला है, 70,000 का बेनिफिट होने वाला है, मतलब क्योंकि इनफ्लो की वैल्यू आउटफ्लो की से कितनी ज्यादा है। जैसे अभी मेरे एग्जांपल में जब आपने किया था, तो आपने क्या किया था, हमारा जो आउटफ्लो था वो 50 लाख था और जो मैंने उसमें लिया था वो कितना लिया था, 70 लाख। तो आप मुझे कह रहे थे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो 20 लाख। तो आप मुझे कह सकते हो इस प्रोडक्ट से मुझे अभी अभी दिख रहा है 20 लाख का बेनिफिट होने वाला है, तो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट बेनिफिट 20 लाख का जो एनपीवी है। और अगर मैं 70 लाख अपॉन 50 लाख कर दूंगा, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। और उसको बोलेंगे प्रपोर्शनेट, क्योंकि वो एक्यूरेट तो नहीं बता रहा, वो प्रपोर्शनेट वैल्यू बता रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो के कितने प्रपोर्शनेट है। बेसिकली हम उस केस में क्या करते हैं, हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल मार्केट के देखते हैं, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अगर ज्यादा आपको मिल रहा होता है उस प्रोडक्ट में तो हम पैसा लगाएंगे, और अगर आपको उतना भी नहीं मिल रहा जितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो आपको उस प्रोडक्ट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उतना तो मैं घर में बैठे बैठे भी लगाए सो जाऊंगा। आप एक होता ना, आज मैं अपना जो यहां निकला हूं, मतलब लेक्चर्स के लिए क्यों आया हूं, क्योंकि मुझे रिटर्न ज्यादा मिल रही होगी जो मार्केट के रेट ऑफ रिटर्न है, तभी तो मैं यहां आ रहा हूं। नहीं तो फंड को मैं घर में इन्वेस्ट करके सो जाऊं तब तो मुझे उतनी रिटर्न तो वैसे ही मिल जाएगी। आपको पता है आज मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं करते, बस उनका काम है मार्केट में इन्वेस्ट करना। वो अलग अलग सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं, और कहते हैं ना, क्या बोलते हैं फाइनेंशियल लैंग्वेज में, पैसा ही पैसे को बनाकर दे रहा है। वो अलग अलग सेक्टर्स में लगा रहे हैं, शेयर्स फॉर्म में भी लगा सकते हैं, गोल्ड फॉर्म में भी लगा सकते हैं, रियल एस्टेट मार्केट के अंदर भी लगा सकते हैं, कई सेक्टर्स हैं। तो वो लोग सिर्फ इन्वेस्टर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको आगे जाके कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर्स में आपको कुछ पर्संस के नाम भी बताऊंगा जो हमारे किस तरीके से उन्होंने कितने पैसे को इन्वेस्ट करके बना लिया, वो सारी बातें हम करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। चलो ये एक फॉर्मूला हुआ एनपीवी, और दूसरा फॉर्मूला लिखो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। हाँ जी, अब इसके नीचे लिखेंगे ये देखो। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक मिनट टेबल को देखना, रिलेशन बिटवीन, मैं क्या पूछ रहा हूं, रिलेशन बिटवीन एनपीवी, पीआई
एंड डिसीजन क्राइटेरिया। डिसीजन क्राइटेरिया, रिलेशन बिटवीन एनपीवी, पीआई एंड डिसीजन क्राइटेरिया। आप मुझे सोच के बताना, देखो ये रहा मेरा एनपीवी और ये है मेरा पीआई, और उस केस में आप डिसीजन क्या लोगे, मुझे बिल्कुल सोच के बताना। आप लोग जो आप कहोगे मैं वो चीज देखूंगा। प्रॉफिट बिल इंडेक्स को हम पीआई बोलते हैं और नेट प्रेजेंट वैल्यू को मैंने अभी आपको बताया एनपीवी बोलते हैं। ठीक है, चलो अगर आपका एनपीवी पॉजिटिव आ गया, अब निकालना तो अभी हम उसकी वैल्यू तो निकालेंगे। अगर आपका एनपीवी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो पीआई की वैल्यू क्या होगी, सोच के बताओ। पीआई की वैल्यू आप मुझे बोल सकते हैं उस केस में ग्रेटर देन 1 होगी। सोच के बताओ बिल्कुल ध्यान से, मैं ठीक बोल रहा हूं। अगर आपका एनपीवी पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब इनफ्लो की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो की वैल्यू आउटफ्लो से ज्यादा होगी, तभी तो आप मुझे बोल रहे हैं ना कि एनपीवी पॉजिटिव है। और अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा है, एनपीवी पॉजिटिव है, तो जब पीआई लगाओगे तो इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो करते हो, तो वो वैल्यू डिवाइड होने पे 1 से तो ग्रेटर वैल्यू आएगी। और आप बताओ अगर मेरा एनपीवी पॉजिटिव है, पीआई ग्रेटर देन 1 है, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या रिजेक्ट कर दोगे? तो आप मुझे क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। हम डिसीजन क्या देंगे इन्वेस्टर को, अपने प्रोजेक्ट में पैसा लगा दे। बिल्कुल ठीक है, ये एक्सेप्ट है। क्लियर है? केस को चेंज करो। अगर एनपीवी आ गया नेगेटिव, अगर एनपीवी आ गया नेगेटिव, तो पीआई क्या होगा, लेस देन 1। आप क्लियर हो गया ये बात? अगर एनपीवी नेगेटिव आ गया, इसका मतलब इनफ्लो की वैल्यू कम है आउटफ्लो से, तो पीआई क्या होगा, लेस देन 1 होगा। अब आप मुझे क्या बोलेंगे, सर कोई जरूरत नहीं है, प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। कोई भी इस प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। लास्ट बोलो, अगर एनपीवी आ गया 0, अगर एनपीवी आ गया 0, तो पीआई क्या आ गया, 1 आएगा। पक्का समझ गए ना क्यों? पीआई क्या आएगा, 1 आएगा। इनफ्लो और आउटफ्लो इक्वल होगी, तभी तो आप मुझे बोल रहे हो कि एनपीवी 0 आएगा। और उस केस में इनफ्लो और आउटफ्लो को डिवाइड करोगे, पीआई क्या होगा, 1। अब मुझे बताओ प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, क्या बोलोगे? सोचो, मुझे एक डिसीजन सोच के बताओ। अब मैं आपसे बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ रहा हूं, प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? नो। अच्छा, कोई यस वाला भी है? इधर वाले तो सारे कह रहे हैं नो, आप भी क्या कहते हैं, नो। कोई यस वाला है? आप यस कहेंगे? अच्छा, ये कह रहे हैं यस। चलो फाइनेंशियल एडवाइजर, एक मिनट को भाई, आप मुझे बताओ यस तो क्यों? सर अंदर से आवाज आ रही है, यस। हाँ सही बात है, सबने मतलब ऑलमोस्ट क्लास ने नो बोला है, तो मैं इसलिए यस बोल रहा हूं कि मैं सबसे हट के काम करूंगा। तो सारे बच्चों को पूरे मतलब जब पेपर में काम करके आएंगे, सबका क्वेश्चन सही होगा। ये अलग बना के आएगा, ये कहेगा मैं वैसे नहीं करूंगा, सबसे अलग। एमसीक्यू में सबका आंसर बी होगा, ये कहेगा मैं सबसे अलग करूंगा, इसलिए आंसर सी टिक करूंगा। हाँ ई टिक करूंगा, जो ऑप्शन होती भी नहीं है। इंस्टीट्यूट पता है ना 6 मंथ बाद बुलाता है, पता, और इंस्टीट्यूट ने कोई भी अटेम्प्ट की लिमिट नहीं डाली हुई। हमारा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कहता कोई अटेम्प्ट की लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। तो 70 ईयर्स में भी अगर फाउंडेशन में बैठा होगा तो कहता आ जा, मुझे क्या दिक्कत है, उसमें क्या दिक्कत है? चलो देखो, आंसर यस तो ठीक बोल रहा भाई, बट रीजन भी तो बताना था। हाँ तो क्या तो रहता सर, अंदर से आवाज आ रही है यस की। देखो बहुत सारी बारी ऐसा होता है जब हम पैसे के लिए काम नहीं करते, बहुत बारी ऐसा होता है। सर एक एग्जांपल से समझाओ, थोड़ा क्लियर होगा। देखो होता क्या है, मेरा एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, ये समझाने के लिए डिपार्टमेंटल है। आप मेरे पास 10 कमोडिटीज लेने आते हो, आप घर की जाते हो, लिस्ट आज भी ऐसे ही करते हैं। आजकल तो वैसे बड़ा काम ई कॉमर्स का हो चुका है। अब मेरे हिसाब से, मुझे नहीं मालूम आप लोगों का, बट 90% जो हमारे ग्रोसरी आइटम है हम ई कॉमर्स के थ्रू ही मंगवा रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर हम ई कॉमर्स की तरफ इतना मूव कर रहे हैं, तो प्लीज इसका मतलब यह हुआ कि अगर कंज्यूमर मेरे पास आता है और 10 कमोडिटीज की मुझे लिस्ट देता है, ठीक है,
तो अब मेरे पास क्या होता है, 9 कमोडिटीज अवेलेबल। मैं आया, मैंने आपको बोला देखो ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, जो लास्ट वाली आइटम है ना सर ये मेरे पास नहीं है। ठीक है, आपने कहा ठीक है ओके 9 तो दे दो, ये मेरे कमोडिटीज लेके चले गए, ठीक हो गया। फिर दूसरा कंज्यूमर आया, उसने भी ऐसे क्या करा, घर की लिस्ट बना के दी, उसने 15 कमोडिटी बना के दी, और एक लिस्ट में उस नाम वही था जो 10th नंबर पे पहले वाले का था, वो तो मेरे पास होती नहीं। मैंने उसको 14 आइटम्स दे दी, 1 नहीं दी। मैंने कहा भाई ठीक है जाओ। दिन में ऐसे 5-6 कस्टमर्स आ गए। अब मैं शाम को बैठ के क्या करूंगा, जो गुड शॉपकीपर होता है वो क्या होगा, वो तो यही सोचेगा ना कौन सी ऐसी कमोडिटी है जो मेरे पास नहीं होती। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने मार्केट में जाके वो कमोडिटी को सर्च करा, क्योंकि मुझे पता भैया कस्टमर बाहर जाएगा। अब मुझे पता चला कि वो जो कस्टमर है ना उसको मैंने 100 की वो आइटम सेल करूंगा, और सामने वाली पार्टी भी मुझे 100 की दे रही है, कुछ नहीं बचेगा। 100 की आइटम अगर मैं लेके आता हूं उसको, और मुझे कस्टमर को 100 ही देना है, मुझे 1 रुपया भी नहीं बचेगा। आप बताओ मुझे क्या बोलोगे, वो आइटम अपने पास रखो या नहीं रखो? रखो। आप क्यों डिसीजन चेंज हो गया? सर 100 की आइटम लाके 100 की बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बात बताओ कस्टमर खाली हाथ ना जाए। आपसे 9 आइटम्स के तो पैसे देके जा रहे हैं ना, 14 के तो पैसे देके जा रहे हैं ना, समझ आया? सर और थोड़ा क्लियर करो, देखो और रीजन सुनो, मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। और रीजन बता रहा हूं कि अगर सपोज करो वो कस्टमर 10th नंबर जो आइटम है या 15th नंबर जो आइटम है उसको लेने के लिए मेरे जाएगा सामने शॉप पे, मेरी कम्युनिटी मार्केट में आएगा। आपको पता है कम्युनिटी मार्केट क्या करेगी, उससे पूछेगी ना बात करते करते, सर घर का बाकी सामान कहां से खरीदती हो, तो वो बोलेगा मिस्टर एक्स की शॉप से लेके आया हूं। तो वो क्या बोलेगा, जो मिस्टर एक्स रेट लगाता है वो रेट मैं लगा दूंगा, आजा मेरे पास आजा। ठीक बोल रहा हूं? यही होता है ना कंपटीटर्स में। क्या होगा, जो कस्टमर ने 14 आइटम्स के ऊपर या 9 आइटम्स के ऊपर आपको कमा के देता वो भी आपके पास से गया। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे केस के अंदर रेट टू रेट लाकर भी उसको बेचेंगे। तो अब समझ आया कि डिसीजन हम कभी कभी क्यों करते हैं जीरो पे। आई एग्री, काम जो कर रहे हैं वो रिटर्न के लिए कर रहे हैं, हर कोई सुबह से लेकर शाम तक मार्केट में निकलता है कमाने के लिए निकल रहे हैं, बट कभी कभी हमारा ऐसा डिसीजन होता है कि मुझे जीरो प्रॉफिट में काम करना पड़ता है। और एक और सुनो, आपको पता है जब टी जो चाय है मार्केट में लॉन्च हुई थी, ठीक है, तो जो अंग्रेजों ने क्या किया था, उसकी बिल्कुल टैक्सेस खत्म कर दिए थे, उसको हैबिचुअल बनाया था। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो पहले कहते हैं भैया इसको इतनी पॉपुलर कर दो, इतनी पॉपुलर कर दो, लत लगा दो, उसके बाद तो इंसान रहेगा ही नहीं उसके बिना। फिर तो भैया उसके बाद इतने हैवी टैक्सेस भी लगाओगे तो क्या दिक्कत है, कंट्रोल में है। और एग्जांपल दूं, जियो, इससे बड़ी बात क्या होगी, फ्री 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 फ्री। उसके बाद क्या हुआ, दिया था रिलायंस ने, आपके सामने की बात है ना, मोबाइल दिया था ना 1000 के अंदर, 1500 में पहले स्टार्टिंग दिया था। फिर क्या हुआ, हैबिचुअल बना दिया, जियो के कनेक्शन के तुम्हारे को हैबिचुअल हो गई, हमें आइडिया बुरा लगने लगा, वोडा बुरा लगने लगा। ठीक है, और एग्जांपल दूं, उसने भी तो स्टार्टिंग अपना जो रेट टू रेट लाके दिया ना आपके सामने, रेट टू रेट क्या, कई बार तो उसने अपनी पॉकेट से भी लगाया, उसने सीधे बोला एक बार मुझे मार्केट में एंटर करने दो, और ऐसा किया भी उसने आपके सामने। एक एग्जांपल मैं और देता हूं, आपको पता है पहले जो हमारे टाइम में, आज से आप जब छोटे थे तो उस टाइम पे नोकिया का जो शेयर था मार्केट में वो 67% था। जो फोन है उसमें सबसे ज्यादा जो शेयर था वो नोकिया फोन का था। फिर धीरे धीरे वो कम होता रहा, सैमसंग आया, सैमसंग ने उसको आकर के इतना कंपीट किया, उसके इक्वल पे उससे अच्छे फीचर्स देने शुरू करे। उसके बाद तो मैं अब क्या बोलूंगा, आपको पता ही है एट प्रेजेंट जो हमारे कितने फोन्स और कितना आ गया, वन प्लस क्या, रेडमी क्या, कितने फोन्स आ गए। अब नोकिया का जो शेयर है वो 12% रह गया। नोकिया है उसका जो शेयर है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो चुका है। तो मतलब पहले कस्टमर को इतना हैबिचुअल बना दो, इतना हैबिचुअल बना दो कि क्या चीज, कस्टमर को वो हमसे लेने की आदत पड़ जाए, फिर तो हम जिस भी रेट में बोलेंगे कस्टमर हमसे लेगा ही लेगा। एक एग्जांपल लास्ट और देता हूं, अपनी एक जो कोचिंग लाइन है उससे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, फिर दोबारा बोल रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, डमी एग्जांपल ले रहा हूं, प्लीज किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी फैकल्टीज को मैं हार्म नहीं करना चाहता। मैंने क्या किया, सपोज करो मेरे पास 3 सब्जेक्ट के फैकल्टीज है, ठीक है, सपोज करो मैं डमी एग्जांपल ले रहा हूं, कॉस्टिंग का, अकाउंट्स का और टैक्स का फैकल्टीज है मेरे पास, ठीक है। अब 4th सब्जेक्ट जो आपका बच गया वो बचा लॉ,
उसका भी मेरे पास फैकल्टी नहीं था। आप बताओ, स्टूडेंट आता है तो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहा है, बट 4 सब्जेक्ट के लिए बाहर जाता है, तो उसको कॉम्बो तो नहीं दे पाता मैं। अब क्या करूंगा बताओ? मैं ऐसा तो करूंगा ना, जो नेम एंड फेम के फैकल्टीज होंगे लॉ, तो मैं क्या करूंगा, उनको अपने यहां बुलाऊंगा और उनसे स्टूडेंट से जितना लूंगा उन सर को उतना ही दे दूंगा। सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप आके यहां पढ़ा लो। तो क्या होगा, स्टूडेंट को जो 4 सब्जेक्ट्स है उसका एट ए टाइम पे कॉम्बो मिल जाए। आप क्लियर हो गए सारा कंसेप्ट क्या है? क्योंकि हम नॉर्मल लिंक में मेहनत करें तो हमारे को लगता था हमें एक्सेप्ट नहीं करना, तो आप पता उसको क्या बोलोगे? हम बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइजर इसको क्या सजेस्ट करेंगे? ध्यान से देखना, अगर एनपीवी 0 आ रहा है, पीआई 1 आ रहा है, तो आपने मुझे डिसीजन में लिखना है प्रोजेक्ट मे बी एक्सेप्टेड। भैया करना है नहीं करना वो तेरी मर्जी, प्रोजेक्ट मे बी एक्सेप्टेड बट नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट। भैया फाइनेंशियली तुझे कुछ नहीं बचने वाला, अब तू अपने नेम एंड फेम के थ्रू अगर काम करना चाहता है तो आप काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो प्लीज जल्दी से आप देखेंगे एनपीवी, पीआई और उसके बीच में जो डिसीजन का क्राइटेरिया है वो हमारा क्या बन रहा है। हाँ जी, क्लियर? चलो अब एक काम करते हैं, आप असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 मेरे साथ रीड करो। जो मैंने आज के आपको कंसेप्ट करवाए हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कवर अप करते हैं। आंसर नंबर 5, असाइनमेंट का आंसर नंबर 5। आप मेरे साथ रीड करेंगे। चलो मैं रीड कर रहा हूं। द इनिशियल आउटले, आउटले का मतलब होता है आउटफ्लो, मतलब जो हम शुरू में पैसे लगा रहे हैं उसको हम आउटले बोलते हैं या आउटफ्लो बोलते हैं उस चीज के लिए। क्लियर? आउटले ऑफ द प्रोजेक्ट इज ₹1 लाख। हमने किसी प्रोजेक्ट में शुरू में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए। हाँ जी, ये क्या हो गया बोलो? आउटफ्लो हो गया। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जो आउटफ्लो होगी जो ईयर 0 के बिगिनिंग में होगी, अब मैं सारी लैंग्वेज टिपिकल बोलूंगा जो मैं बोल रहा हूं अभी तक। जो मेरे एग्जांपल में 1 लाख है, तो 1 लाख की आज की वैल्यू कितनी होगी? बोलो 1 लाख। समझे ना? इसका मतलब आउटफ्लो को तो प्रेजेंट वैल्यू में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, इनफ्लो को करनी पड़ती है, क्योंकि वो ईयर डिफरेंट ईयर में एंड में होगी। तो आउटफ्लो 1 लाख की वैल्यू 1 लाख ही है। बट एक बात और सुनो, जरा ध्यान देना स्टूडेंट, एक ये भी तो मुझे कह सकता है, मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी, अगर फर्दर इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ी ईयर 5th में, ईयर 3rd में, तो उसको चेंज करनी पड़ेगी। आज की वैल्यू तो 1 लाख के 1 लाख की है, बट अभी तो हम सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, बट अगर मैं क्वेश्चन को धीरे धीरे टिपिकल करूंगा, अगर फर्दर इन्वेस्टमेंट की नीड होगी तो मुझे उसकी आज की वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड इट जनरेट कैश इनफ्लो। कितनी कितनी आ रही है बोलो बोलो? 50,000, 40,000, 30,000 एंड 20,000 इन द 4 years ऑफ इट्स लाइफ स्पैन। ठीक है, लाइफ के अंदर ये आपको पैसे आ रहे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, क्या निकालना है? एनपीवी, फिर क्या निकालना है? पीआई, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। पता नहीं ये क्या होता है, ये तो मैंने भी सिखाया नहीं। इफ प्रोजेक्ट एज्यूमिंग कितना 10% रेट ऑफ रिटर्न। कितना अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको 10% का पीवी फैक्टर भी निकाल के दे दिया है। वैसे मैंने निकालना सिखा दिया, अगर वो नहीं निकाल के देगा तो कितना होगा बोलो? 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 और 0.621।
10% रेट ऑफ इंटरेस्ट का उसने आपको निकाल के दिया है, बट ध्यान रखना लाइफ कितनी ईयर्स की है, 4 ईयर्स की। उसने कंफ्यूज करने के लिए 5 दे दिए। पता क्यों? ताकि स्टूडेंट पता क्या करेगा, 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दे इससे और बाकी को रखे इससे, क्योंकि हमें तो यही लगता है ना कि एग्जामिनर कोई भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं देता, यूज सारी करनी होती है। क्लियर है? बट हमें उससे मतलब नहीं है ना, हम तो अपने लॉजिक को देखेंगे। आंसर स्टार्ट करो मेरे साथ, स्टार्ट करेंगे प्लीज। करो प्रेजेंट। आंसर नंबर 5। तो हम पेपर में क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। आप पेपर में प्रेजेंटेशन यही देंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज ईयर 1 2 3 4। और आपकी जो इनफ्लोज थी वो आपकी कितनी थी, चेक करो। आपकी इनफ्लोज थी 50 40 30, 50,000, 40,000, 30,000 और 20,000, 30,000 और 20,000। चलो यही है 50 40 30 और 20। ठीक है, उसके बाद हमारे को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, जो भी आपको क्वेश्चन में कट करके दिए हुए हैं, अदरवाइज हम उसको खुद भी डिवाइड करके निकाल सकते हैं, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस रेट करके। ठीक है, कितना आया था आपका 0.909, 0.826, 0.751 और 0.683। अगर 1 रुपए की वैल्यू इतनी है तो 50,000 की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई करके, ऐसे इसको मल्टीप्लाई करके, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपकी वेट कर रहा हूं और आप मुझे जल्दी से इन सबका टोटल बताओ। हाँ, सबको कैलकुलेट करो और 114680 आ रहा है। आप मल्टीप्लाई करो। ये आपका 45450 है। अच्छा, नेक्स्ट बोलो 33040, नेक्स्ट 22530, नेक्स्ट 13660। ऐड करके देखो। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमने कैलकुलेट करके, जिससे हमारे को 1 रुपए की वैल्यू आई है। अगर 1 रुपए की वैल्यू इतनी है तो जो मुझे इनफ्लोज गिवन है उससे मल्टीप्लाई करके हमने ओवरऑल दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज निकाल लिया। क्लियर है? अब सबको इजी लग रहा होगा। बिल्कुल बेसिक से शुरू करें। हाँ जी, अब एनपीवी निकालना था फर्स्ट, तो एनपीवी का फॉर्मूला बता दो मुझे प्लीज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। तो इनफ्लोज आपकी आई है 114,680 और आउटफ्लो थी आपके 1 लाख, तो हमारे को 14,680 ये आ रहा है एनपीवी। तो क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी एनपीवी कैलकुलेट करना। क्वेश्चन के सेकंड रिक्वायरमेंट थी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना। तो उसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। 114,680 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 1.1468। तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू 14,680 का बेनिफिट है और प्रपोर्शनेट वैल्यू 1.15 अप्रोक्सीमेटली। चलो एक बार चेक कर लो, अगर इनकेस नहीं आ रहा तो मुझे बोलो, फिर मैं चेक करता हूं। आप प्लस माइनस करके देखो। क्लियर है? अब थर्ड पार्ट क्या था? थर्ड पार्ट था हमारा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालना। चलो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आप पहले यहां तक का रिवाइज करेंगे और अब मैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड और इससे रिलेटेड अदर क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कवर अप करूंगा। प्लीज रिवाइज करके बैठना। थैंक यू सो मच प्लीज।